लोकतंत्र की आप बार बार चर्चा करते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, देश का लोकतंत्र सबसे सर्वोपरि है और इसमें विपक्ष की भी जरूरत होती है। मोरबी में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करने का वक्त आ गया है, कांग्रेस मुक्त देश बनाने का वक्त आ गया है। देखिए, जब हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य सिर्फ एक दल नहीं था। आज भारतीय राजनीति में जितनी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, परिवारवाद, तुष्टीकरण, अल्पसंख्यकवाद, ये जितने भी जातिवाद, इन सब की गंगोत्री कांग्रेस है और इन सारी चीजों से उत्तरोत्तर भारत की राजनीति को मुक्त करना है। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का अर्थ यह था। हां, जो उन्होंने कहा तो ऑन द लाइटर नोट हम यह भी कह सकते हैं कि भाई गांधी जी की इच्छा थी कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था और नए सिरे से भारत की राजनीति बननी चाहिए थी। हो सकता है कि इस अमृत काल में महापुरुषों का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, हो सकता है कि उनकी इच्छा पूर्ण हो। और एक और बात कही जाती है, कभी कभी इस प्रकृति में जिस कारण से जो चीज शुरू होती है उसी कारण से वह समाप्त होती है। कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियम ह्यूम जी ने की थी। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ब्रिटिश सरकार का अधिकारी था, तो एक विदेशी मूल से शुरुआत हुई थी। हो सकता है वही कारण उनके मुक्त होने या समापन का भी बन सकता है, यह प्रकृति का नियम है। अच्छा, गुजरात चुनाव से ठीक पहले चूंकि आपने ब्रिटिश काल की याद दिलाई, तो वीर सावरकर को लेकर भी एक नया विवाद छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी एक लेटर पढ़ते हैं और उसमें जो पंक्ति हैं उनको कोट करते हैं और आरोप लगाते हैं कि आप तो ऐसी विचारधारा को समर्थन करते हैं जो ब्रिटिश काल के सामने झुक गई थी। पहली बात, राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानती। स्वतंत्र वीर सावरकर भारत के इतिहास के पहले क्रांतिकारी हैं जिसको 2 जन्मों का कारावास मिला। वो पहले क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर या स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसी कांग्रेस के नेता का 1907 से पहले का बयान दिखाइए कि उसने कहा वो स्वतंत्रता संग्राम, सबने सिपाही विद्रोह, म्यूटिनी, रिवोल्ट, इन शब्दों का प्रयोग किया। और जिस वर्ष में स्वतंत्र वीर सावरकर को 2 जन्मों का कारावास दिया गया वो था 1910। अभी अपने अपने मोबाइल खोलिए और चेक करिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्ग, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। नहीं, आप तो माथती में बैठे थे, सरकार के बाबू के कदमों तले बैठे थे। और उसके बाद एक और बात हम कहना चाहेंगे, ये बताइए, सावरकर जी ने कभी ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ ली? और हम पूछना चाहेंगे कि नेहरू जी जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला, तब न भारत था न भारत का झंडा था। जब माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता तो कहता है ना, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, और शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति। तो माउंटबेटन ने शपथ दिलवाई, किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? किस झंडे के नीचे निष्ठा की शपथ ली थी? तमाम ऐसे नेता थे, लोहिया जी ऐसे, जिन्होंने कहा था उस सरकार में नहीं शामिल होऊंगा जिसमें क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली जाती है। इसलिए दूसरा पक्ष, 26 मई 1920 को महात्मा गांधी ने अपने द्वारा संपादित यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था सावरकर ब्रदर्स। और उसमें उन्होंने लिखा कि इनमें से एक विनायक सावरकर से मेरी लंदन में मुलाकात हुई और मेरी नजर में वो बहादुर, चतुर और देशभक्त हैं। यह महात्मा गांधी का विचार है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले समझ लिया था। ये गांधी जी की समझ अलग थी और राहुल गांधी की समझ अलग है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जनता भी लगातार सवाल पूछना चाहती है, तो कोई सवाल पूछना चाहे, क्योंकि चर्चा गुजरात को लेकर हो रही है, हाथ अपने प्लीज उठाइएगा। कौन करना चाहता है सवाल? आपका सवाल हो गया। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गुजरात को लेकर चर्चा हो रही है और तमाम जो घटनाएं हैं वो इस वक्त गुजरात पर भी असर डाल रही है। अब देखिए, कितनी भी चर्चा आप कर लें यहाँ के विकास की, 27 सालों की, लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं सुधांशु जी जो आपको लगते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता एक बात कह रहे हैं कि 27 सालों की कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, जबकि कांग्रेस इतने सारे मुद्दे उठा रही है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, शिक्षा में भर्ती नहीं है शिक्षकों की, इन तमाम मुद्दों को उठा रही है कि सब तो हुआ ही नहीं है। देखिए, जब 2001 में श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय देश में एक ट्रेंड था 90 का दशक और 2000 के दशक में, एंटी इनकम्बेंसी।
जिसकी जहां सरकार होती थी एक बार उसकी माहौल खराब होता था और वो हार जाते थे। गुजरात ने वो ट्रेंड चेंज किया और प्रो इनकम्बेंसी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी अच्छे कार्य करे, दोबारा सरकार आई और बारंबार सरकार आई और वह ट्रेंड इतना बढ़ा कि पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी नेहरू जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार 2 बार अपने दम पर पिछली बार से अधिक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो इंदिरा जी भी नहीं कर पाई थी, वो उन्होंने करके दिखाया और वह ट्रेंड पूरे देश में स्थापित हुआ है। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जहां 1985 को अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो 50-60 साल से कोई सरकार नहीं रिपीट हुई थी, वहां दोबारा सरकार बनी, उत्तराखंड में सरकार बनी। तो वो गुजरात जिसने वो ट्रेंड शुरू किया था वो आज सिर्फ उस ट्रेंड के साथ नहीं होगा, उसमें अग्रणी भूमिका निभाकर इस चुनाव में पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उससे अधिक जनादेश के साथ सामने आएगा। और क्यों आगे आएगा, मैं ये भी एक उदाहरण देना चाहता हूं। गुजरात के कच्छ सौराष्ट्र के क्षेत्र में पानी की समस्या सबसे बड़ी थी और याद करिए कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कब 1963 में इसकी शुरुआत हुई और जिन लोगों ने गुजरात में पानी न आने पाए इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, राजनीतिक ही नहीं कानूनी अड़चने भी लगाई, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाके वर्ल्ड बैंक तक जाके उसको रुकवाने का प्रयास किया। वो लोग जिन्होंने कहा कि कभी ये आ ही नहीं सकता पानी यहां, यानी मेधा पाटकर जैसे लोग, वो लोग आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और ये मोदी जी का भागीरथ प्रयत्न था कि उन्होंने सरदार सरोवर को बनवाया और आज आप देखिए तो उस क्षेत्र में जाकर वह विकास पहुंचा। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि गुजरात भारत का इकलौता राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा, जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ा। तो एक आप सब लोग जानते हैं पानी का अर्थ पानी भी होता है जो हम पीते हैं, जो जीवन के लिए जरूरी है, और पानी का एक दूसरा अर्थ भी होता है आपके चेहरे की चमक, आपका मान सम्मान और आत्मगौरव। तो हमने गुजरात का पानी भी बढ़ाया है और गुजरात का वह पानी जिसे मान सम्मान और गौरव कहते हैं वह भी बढ़ाया है। इसलिए हम इस चुनाव में गुजरात की जनता से आग्रह करते हैं, जो एक रहीम का दोहा है ना, रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी भी चाहिए जो जीवन के लिए है और मोती की तरह दमकता हुआ वह गुजरात का गौरव भी चाहिए। ये दोनों ही हमने ला के दिए हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार वो आपने मेधा पाटेकर का मुद्दा अगर उठाया तो कांग्रेस इस पर ये जवाब दे रही है कि हमारी तो भारत जोड़ने की यात्रा है, भारत का जो भी नागरिक है, जो भी निवासी है, वो हमारे साथ आ रहा है और इस भारत जोड़ो यात्रा में अपना योगदान दे रहा है। चूंकि बीजेपी के पास गुजरात मॉडल के रूप में सिर्फ ये साबरमती रिवर फ्रंट है दिखाने के लिए, इसीलिए वो मेधा पाटेकर की एंट्री करवा रहे हैं गुजरात चुनाव में। बड़ा अच्छा उन्होंने प्रश्न किया। हमने भी तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात की। ये बताइए देश में पहला फाइनेंशियल टेक सिटी कहां बना है? यही अहमदाबाद में बना है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है। यह बताइए हमारी सरकार आने से पहले देश मिसाइल बना लेता था, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मगर हवाई जहाज नहीं बना पाता था। यह बात तर्कसंगत लगती है, हमारी सामर्थ्य थी, हमने बनाया नहीं। आज भारतीय वायुसेना का जहाज एयरबस के साथ कोलैबोरेशन में यहीं गुजरात में बन रहा है। और यह बताइए सोलर एनर्जी, अगर हमें विकसित देश बनना है तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए सौर ऊर्जा का केंद्र भारत में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वो तो अलग है। गुजरात में मोढरा में एक ऐसा विलेज बना जिसके लगभग सभी घर सौर ऊर्जा से चलेंगे। ये नए भारत का प्रतीक है और वहीं पर भगवान सूर्य का मंदिर भी उसी गांव में बना। यह गौरवशाली भारत का प्रतीक है। इसलिए विकास का जो स्वरूप, विकास सूरत में जो एक नया इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल सेंटर बना है वो एक नए गुजरात का स्वरूप है। मगर हम ये कहेंगे नजरें बदलनी पड़ेगी, बदला नजारा देखने के लिए चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है, तुम्हारा चेहरा पुराना है। अच्छा, इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, इन तमाम लोगों की एंट्री हो गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इस चुनाव को जीतने के लिए अब यूसीसी का भी सहारा ले रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आप ठीक चुनावों से पहले लेकर आए हैं। ठीक चुनावों से पहले आपने जनता को ये बताया है कि हम ये लेकर आएंगे गुजरात। देखिए, पहली बात तो हम ये कह दें कि गुजरात में ये तथाकथित तीसरी पार्टी की जो बात है ये पहली बार नहीं हो रही है। 1990 में चिमन भाई पटेल जी ने भी पार्टी बनाई थी, बाद में शंकर सिंह बाघेला जी ने भी पार्टी बना के चुनाव लड़ा, केशुभाई पटेल जी ने भी पार्टी बना के चुनाव लड़ा,
परंतु गुजरात की जनता ने कभी तीसरी तरफ देखा ही नहीं और इसलिए कभी भी वो सो कॉल्ड तीसरी पार्टी दहाई अंक तक नहीं पहुंच पाई। अब इस चुनाव में जो आपने नाम लिया आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी, तो ये सब अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ आग लगाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। ये एक अलग अलग कारण है जिस कारण से सब लोग अपने चुनाव मैदान में हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।